नमस्कार। आज हमारे साथ कला चर्चा में डॉक्टर शंकर शर्मा उपस्थित है। आप परंपरागत लघु चित्रकला तथा कंटेम्प्रेरी, जो जिसको हम सामान्य भाषा में मॉडर्न पेंटिंग कहते हैं, सभी में सिद्धहस्त हैं और मेरे बचपन के मित्र हैं। कुछ कला चर्चा इनके साथ आज करते हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। पहला तो शंकर जी, एक बार आपकी कला यात्रा के बारे में जानकारी देवें। नमस्कार पुष्कर जी, सभी को नमस्कार। मेरी कला यात्रा लगभग 45 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई, जब मैं 5-7 साल का था। तब से लेकर अभी तक ये अनवरत चल रही है। इस कला यात्रा के कई पड़ाव रहे। प्रारंभिक कला यात्रा जो सिर्फ सीखने और सीखने की दृष्टि से होती है, लगभग 12 साल तक वह चली, जिसमें मैंने जिसको कहते हैं परंपरागत शैली में कि पाटी मांडना, वो काम किया। उसके पश्चात जीवन यापन के लिए पेंटिंग बेचने की दृष्टि से काम करना शुरू किया। और शुरू में केवल चूँकि इसी पर आश्रित थे, तो नाथद्वारा और वृंदावन में बनने वाले चित्रों की कॉपी करना, उन्हें बनाना और बेचने का कार्य किया। जैसे जैसे कला की समझ विकसित होती गई, वैसे वैसे कमर्शियल कला और फाइन आर्ट के बीच में डिफरेंस पता चलना शुरू हुआ। कुछ अच्छे नामचीन कलाकार जो भारत में हुए हैं मिनीचर कला के क्षेत्र में, उनकी चित्रों को देखकर उनकी कॉपी करने का प्रयास मेरे द्वारा लगभग 17 साल की उम्र से किया जाने लगा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बीजी शर्मा जैसे बड़े आर्टिस्ट के चित्र देखने को मिले, और साथ ही इससे विपरीत यथार्थवादी शैली में SM पंडित, इंद्र शर्मा आदि के चित्र भी देखने को मिले। मेरा शुरू से सीखने के प्रयास की दृष्टि से यह रहता था कि किसी भी माध्यम में कार्य करो, किसी भी शैली में कार्य करो, आप उसकी तह तक जाओ और उसको सीखना शुरू करो। तो धीरे धीरे यह कला यात्रा ऐसे ही चलती रही, और जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं उसी प्रकार के आपको ऑर्डर भी मिलने लगते हैं पेंटिंग्स के। तो मुझे फिर इसी प्रकार कुछ इस्कॉन की पेंटिंग्स की कॉपी करने का भी काम मिला। कुछ नाथद्वारा पिछवाई शैली में काम करने का भी कार्य मिला। तो जिसे कहते हैं कि ईश्वर का एक विशेष आशीर्वाद रहा कि एक कलाकार के तौर पर आपने सभी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया और आप उसमें कदाचित सफल भी हो पाए। तत्पश्चात कॉलेज में चित्रकला को विषय के रूप में चुनकर MA में चित्रकला विषय को लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो एक प्रतिस्पर्धा शुरू होती है कि आप अपने आप को क्षेत्र में कहाँ स्थापित कर पाते हैं। इस दृष्टि से चूँकि बच्चे थे, जोश था और एक उसमें प्रेरणा मिली स्वर्ण पदक प्राप्त करने के पश्चात, तो कंटेम्प्रेरी के आर्ट में भी हाथ पैर आजमाने का प्रयास शुरू हुआ। कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी समकालीन चित्रों में और ग्राफिक में कार्य करने का सौभाग्य मिला, और मुझे घड़ी स्कॉलरशिप भी मिली ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा, जिसके अंतर्गत मैंने लगभग 4 वर्षों तक एचिंग कार्य किया। तो यहाँ विविध विधाएं, चाहे आप समकालीन कला लें, चाहे आप मिनिएचर कला लें, चाहे आप रियलिस्टिक आर्ट लें, एक कलाकार के तौर पर मुझे ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं पॉलिश करना, वह पॉलिश मेरे हाथों में, मेरे देखने में होती गई। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा और फिर मुझे सरकारी सेवा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरकारी सेवा में आने का सबसे बड़ा यह फ़ायदा होता है कि आप अपने मन का काम कर पाते हैं। आप पूरी तरह से पैसों के लिए चित्रों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो उस दृष्टि से जब आर्थिक व्यवस्था मेरी थोड़ी सुधरी, तो मैंने समकालीन कार्य करना भी शुरू किया, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लगभग 3 नेशनल अवार्ड, जिसमें राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार, IFEX पुरस्कार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार, सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है इन पुरस्कारों को प्राप्त करना,
पर इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के साथ में आपको जो एक नवीन ऊर्जा का आप में संचार होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे चित्रों की प्रदर्शनी बॉम्बे, दिल्ली, दुबई सब जगह पर हुई और साथ ही बहुत सारे कला शिविरों में भी मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी एक ऐसे ही कला शिविर में पुष्कर जी द्वारा मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है और हम कला के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने अपने जीवन के बारे में जानकारी दी। मेरे कुछ प्रश्न हैं क्योंकि आप चित्रकार के साथ साथ कला शिक्षक भी हैं। वर्तमान में देखते हैं तो कला संस्थान से जो पढ़ाई करने के बाद बच्चे निकलते हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट बनने की जगह सभी को सरकारी नौकरी में जाने का एक लक्ष्य लेकर कार्य करते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि फ्रीलांस आर्टिस्ट जो एक निकलने चाहिए, जिनकी पहचान होनी चाहिए, या जिनका अधिकांश हिस्सा जो कला साधना में लगना चाहिए, वो नहीं लगकर अधिकांश इस कंपटीशन में लग जाते हैं कि मैं किस प्रकार नेट स्लेट क्लियर करूं और नौकरी में लगूं? तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? मेरा दृष्टिकोण इस संदर्भ में बिल्कुल अलग है। कला साधना है, कला व्यवसाय भी हो सकता है, पर यदि व्यवसाय साधना पे हावी हो जाए तो फिर आप कलाकर्म निश्चिंतता के साथ और पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। यदि आपको कला से धनोपार्जन करना है तो एक अलग बात है, पर यदि आप धनोपार्जन को ही मूल उद्देश्य मानकर कलाकर्म करेंगे तो फिर आप कला के क्षेत्र में स्थापित नहीं हो सकते। तो जो भी बालक आजकल केवल नौकरी के लिए इस विषय को लेकर और इसी में शिक्षक या प्रोफेसर बनने का ख्वाब देखते हैं या करते हैं, तो मुझे वो उचित नहीं लगता। क्योंकि आप एक बार जब निश्चिंत हो जाते हैं, आपकी सर्विस लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य वहाँ आपका साध्य पूरा हो जाता है कि घर बैठे अच्छी सैलरी आ रही है। उसके बाद आपके ख्वाब अलग हो जाते हैं, आप कहीं घूमने जाना है, 5 स्टार होटलों में जाना है, कहीं इस प्रकार की जो ये विद्रूपताएं हैं वो उनके साथ आपका समावेश हो जाता है। आप मूल रूप से कलाकार नहीं रहते। कलाकार होना बिल्कुल अलग बात है। यदि आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और एक कला शिक्षक के बाद भी साधनारत रहते हैं तो उचित है। लेकिन यदि आप पूरी तरह से धनोपार्जन के लिए ही कलाकर्म करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो मेरा जो बालक हैं उनको यह सुझाव है कि यदि आप सर्विस के लिए किसी और विषय को चुनें और इस विषय को अपनी साधना के तौर पर रखें तो बहुत उचित होगा। आप इससे धनोपार्जन की आशा नहीं करें। कई बार क्या होता है कि आप जब विद्यार्थी अवस्था में होते हैं तो आपके शिक्षकों द्वारा आपको कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है। अतिरिक्त प्रोत्साहन से आप स्वयं को 2 साल में स्थापित चित्रकार मानने लगते हैं। लेकिन यह साधना केवल 2 सालों की नहीं होती है, बहुत लंबा विषय है। मैंने बहुत से कलाकारों को देखा है जो लगभग 30-30, 40-40 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इसमें 2 उदाहरण तो आपके सामने, एक तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, दूसरा पुष्कर जी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये साधना वाला कार्य है। हो सकता है कि आप इसमें सफल नहीं हो सकता है हो जाएं। सफल होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, और असफल होते हैं मतलब ये नहीं कि आपका कार्य अच्छा नहीं है। धनोपार्जन अलग बात है, कला साधना अलग बात है। तो इन दोनों को अलग रहने दें। आप बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनके लिए तैयारी करें और एक कला को साधना के तौर पर लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। एक और प्रश्न है मेरा अंतिम। कुछ समय से देखने में आता है कि कला के नाम पर कुछ इंस्टॉलेशन या कुछ भी करना एक नए विद्यार्थियों को मन में आता है। वो कला के नाम पर तात्कालिक कुछ क्रिएशन कर देते हैं। उसका कोई भविष्य या उसके बारे में आपकी क्या राय है? दोनों प्रश्न, जो आपका पहले वाला प्रश्न था और मेरा पहला वाला जो उत्तर था, वो दोनों एक साथ हैं इसमें। मैंने पहले ही कहा था कि कला साधना है, कला धनोपार्जन या आपको क्षेत्र में स्थापित करने के लिए इन कारणों से उसको नहीं लिया जा सकता। इसमें मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। इसमें इंस्टॉलेशन, इसमें धन उपार्जन तो उन बच्चों का उद्देश्य नहीं रहता है, पर वो क्या इंस्टॉलेशन के नाम पर कुछ भी कर फिर वो लगा कर अखबार में आना या मीडिया में आ जाना, उससे तात्कालिक तो उनको
बड़ा शांति मिलती कि मैं बहुत अच्छा मैंने क्रिएटिविटी किया, पर उस क्रिएटिविटी का क्या उसके जीवन में उपयोग या कला जगत में उसका उपयोग है, इसके बारे में मेरा ही राय प्रश्न है। कला स्वांत सुखाय है। कला में आप यदि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल कार्य करते हैं तो अच्छी बात है, उनको उससे आपका एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। लेकिन आप केवल इन्हीं कार्यों को करके और स्वांत सुखाय होकर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है, इंस्टॉलेशन वगैरह जितनी भी नई विधाएं हुई हैं बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसको साध्य नहीं माने। इसके साथ बहुत सी और भी विधाएं होती हैं। और आपका मूल उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है कि आप पूर्ण जीवन निश्चिंत होकर इसी प्रकार के कलाकर्म करके अपना जीवन चला सकते हैं, या आप किसी क्षेत्र में स्थापित होकर सिर्फ इन एक्सपेरिमेंटल आर्ट के साथ में काम कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप स्वयं को मिसगाइड न करें। आप इनके आधार पर क्षेत्र में स्थापित 1 साल 2 साल 3 साल हो सकते हैं, पर व्यवहारिक जीवन बहुत अलग प्रकार का होता है। केवल इन चीज़ों पर आधारित रहकर वो संभव नहीं होता है। अतः आप इसे साध्य के तौर पर न ले, साधना के तौर पर प्रयास अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आप मेरा भिन्न मित्र है, समय समय पर आपका और भी हम सहयोग लेकर आपके विचार कला के बारे में क्या है लेते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, आपने मुझे इस इंटरव्यू में मेरे विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी दोस्ती इसी प्रकार चलती रहे। ये तो चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कला जगत में शोले के जय वीरू के नाम से प्रसिद्ध है हम दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अब जय और वीरू कौन है इसका फैसला आप लोग करें। पर इसमें ये है जय और उसमें वीरू, और जय में से जय चला गया, पर यह दोनों रहने वाले हैं। धन्यवाद।